हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्नलिखित शामिल है। तो देखिए 111 का जो होगा ये हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन। क्या शामिल है? तो छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। ठीक है, तो एक साधारण आवर्धक ग्लास में छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर जो है कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे त्वरण निकाल लेते हैं। तो त्वरण ए बराबर क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में टाइम। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको ए बराबर 7 मीटर पर सेकंड माइनस 4 मीटर पर सेकंड और बट्टा में क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा। 7 में से 4 गया तो कितना होगा? तो ये हो जाएगा 3/2 मीटर। ठीक है, 3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आपको निकालना है बल। तो F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है ma यानी द्रव्यमान गुणित त्वरण। ठीक है, तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। ठीक है, तो यहाँ पे m कितना है? 5 kg। तो 5 × 3/2 3/2 यानी हो जाएगा 15/2। क्या हो जाएगा? 15/2 न्यूटन यानी 7.5 न्यूटन। 7.5 न्यूटन यानी इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि अब पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? तो 113 का होगा दूसरा ऑप्शन। क्या होगा? दूसरा ऑप्शन, यानी अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है, तो हम पृथ्वी की घूर्णन गति का अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है। ठीक है, अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति क्या है? शून्य है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। ठीक, और चंद्रमा का पलायन वेग 2.30 किलोमीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट है कि मान लीजिए पृथ्वी से पसगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग की 2/10 है। रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को किस रंग का दिखाई देगा? तो देखिए तीसरा ऑप्शन। देखिए तीसरा ऑप्शन, तो पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को दिखाने वाले प्रकाश के रंग को ज्ञात करने हेतु आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे देखिए v बराबर क्या होगा? v बराबर हो जाएगा आपको यहाँ पे v बराबर हो जाएगा I × लेमडा माइनस लेमडा 0/λ अब × c। ठीक है, तो जहाँ लेमडा बराबर क्या होता है? मूल तरंग दैर्घ्य। लेमडा 0 बराबर होता है आभासी तरंग दैर्घ्य। ठीक है, और v बराबर होता है रॉकेट का वेग। ठीक है, तो चूँकि रॉकेट पृथ्वी से पसगामी हो रहा है, अतः प्लस चिन्ह लगा ठीक है, प्लस चिन्ह लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि रॉकेट जो है पृथ्वी से पश्चगामी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2/10 c बराबर लेमडा माइनस लेमडा 0/λ इंटू में c हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा आपको 2/10 बराबर लेमडा माइनस लेमडा 0/λ। ठीक, यानी 1 माइनस लेमडा 0/λ। ठीक है, 1 माइनस लेमडा 0/λ यानी ये क्या होगा? तो 2/10। तो यहाँ पे लेमडा 0/λ बराबर होगा 1 माइनस 2/10। 1 माइनस 2/10 यानी 8/10। क्या हो जाएगा? 8/10 हो जाएगा। ठीक, 8/10 कहे तो 8/10, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? तो लेमडा बराबर हो जाएगा 10/8। लेमडा बराबर होगा 10/8 यानी 1.25 लेमडा 0। ठीक है, तो चूँकि नीले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का मान ठीक है 450 nm से 745 nm तक होता है, अतः पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को दिखाने वाले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की रेंज 562.5 से
आपको 539 593.75 तक होगी, जो कि पीला प्रकाश। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, समय की दृष्टि से दो द्रवों पी और क्यू के ताप 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक उतार चढ़ाव नीचे आरेख में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, आरेख में पी को सरल रेखा द्वारा, आरेख में पी को सरल रेखा द्वारा, ठीक है, और प्रदर्शित किया गया है, जबकि क्यू जो है वक्रीय, जबकि क्यू जो है वक्रीय स्पष्टतया द्रव क्यू का ताप पी की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस पर तेजी से पहुंचा है। ठीक है, तो स्पष्टतः यहाँ पे द्रव क्यू का ताप जो है पी की तुलना में, क्यू का ताप पी की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस पर तेजी से पहुंचा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, देखिए तीसरा ऑप्शन, यानी क्यू का जो ताप है पी की तुलना में 100 डिग्री तेजी से, देखिए क्यू का ताप 100 डिग्री तेजी से जो है पहुंचा है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा आपको तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या होगा? क्यू का ताप पी की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस पर तेजी से पहुंचा। नेक्स्ट फिर है कि दो कारों की लंबाइयाँ, व्यास और प्रतिरोधकताएँ सभी जो है 1:2 के अनुपात में है। अगर पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो मोटे तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए आर बराबर क्या होता है? आर बराबर होता है रो एल बाई ए। ठीक, जहाँ आर क्या प्रतिरोध है, रो क्या है प्रतिरोधकता, एल क्या है लंबाई, ए क्या है क्षेत्रफल। ठीक, तो यहाँ पे P1 बराबर कितना है? P1 जो यहाँ पे हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा देखिए, या फिर हम ये कहें कि L1 बराबर, यदि आप L ले लेते हैं, R2 बराबर R ले लेते हैं। ठीक है, और R2 बराबर R ले लेते हैं, L2 बराबर होगा 2L, और P2 बराबर क्या हो जाएगा 2P, P2 बराबर हो जाएगा 2P। ठीक है, फिर त्रिज्या R2 बराबर 2R, तो R1 बराबर क्या होगा RL बाय पाई आर स्क्वायर, समीकरण 1 इसको मान लीजिए। और R2 बराबर इसी तरह ये हो जाएगा R2 बराबर 2P इंटू 2L बटा में 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से R1 बाई R2 क्या होगा? तो P बाई 2P इंटू में 1 बाई पाई आर स्क्वायर, यानी हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बाई 2L। तो पहले तार का प्रतिरोध R1 10 है। ठीक, तो मोटे तार का प्रतिरोध 10 बटा R2 बराबर होगा 1 ओम, तो R2 बराबर होगा 10 ओम। R2 बराबर कितना? 10 ओम। तो R2 बराबर भी कितना होगा? 10 ओम हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो तीसरा ऑप्शन ऑक्सीजन। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ है जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में आंशिक रूप से ही चुंबकित होते हैं तथा किसी अति चुंबक में समीप लाए जाने पर ही आकर्षित होते हैं। उदाहरण ऑक्सीजन, प्लेटिनम, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज आदि। 118 कहता डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारों पर प्रदीप्ति किसके कारण होती हैं? 118 का फर्स्ट, कैथोड किरणें। तो कैथोड रे ट्यूब का आविष्कार 1897 में जर्मन भौतिक वैज्ञानिक कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन ने किया था। यह एक खाली कांच का ट्यूब होता है। ठीक है, तो याद रखना है कैथोड किरणें डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारों पर प्रतिदीप्ति किसके कारण होती हैं? तो ये हो जाएगा आपको कैथोड किरणें। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश जो है तब उत्पन्न होता है जब इलेक्ट्रॉन जो है फ्लोरोसेंट ट्यूब से टकराते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है कि दो तरंगों की तीव्रता इतना के अनुपात में है, यदि ये तरंगे व्यक्तीकरण उत्पन्न करती हैं तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए A1 बट्टा A2 बराबर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको I1 बट्टा I2 रूट अंडर I1 बट्टा I2, यानी 1/9 का वर्गमूल, यानी 1/3। क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर I मैक्सिमम और I मिनिमम, तो यहाँ पे I मैक्सिमम और I मिनिमम यदि निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी 1 + 3 और नीचा में 1 - 3 का होल स्क्वायर। तो 3 × 1 = 4 का स्क्वायर 16, 3 - 1 तो 2 का 3 - 1 2 का स्क्वायर कितना होगा?
तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो 4, 16/4, ये कितना है 4/1, 16/4 क्या होगा 4/1, तो 4/1 यानी दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है कि V यानी वोल्ट के विभवांतर के माध्यम से त्वरित इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पादित एक्स किरण न्यूनतम तरंग लंबाई सीधे आनुपातिक है 120 नंबर। देखिए तो तीसरा ऑप्शन। तो देखिए इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त अधिकतम गतिज ऊर्जा EV, एक्सरे की ऊर्जा क्या होता है hc जो है L होता है। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होती है, अधिकतम होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की अधिक ऊर्जा क्या होती है, अधिकतम। तो अतः I न्यूनतम जो है EV बराबर क्या होता है, तो hc बाय लेमडा मिनिमम, यानी लेमडा मिनिमम अल्फ़ा 1/v, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 121 है कि जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो, देखिए जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है, तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। टीवी का स्विच ऑन करने से श्रव्य एवं दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं, ठीक है। ध्वनि के प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलने के कारण ध्वनि बाद में सुनाई पड़नी चाहिए, किंतु टेलीविज़न में ऑडियो जो है सिंक्रोनाइजर लगाकर इस त्रुटि को दूर किया जाता है। 122 देखिए, एक रेडियोधर्मी तत्व का अर्ध जीवन का 1600 वर्ष है, 6400 वर्ष बाद कितनी राशि यह शेष बचेगी। तो देखिए टी हाफ जो दे दिया गया है ये 1600 है, ठीक है। टी हाफ 1600 है और टी बराबर कितना है 6400, टी बराबर है 6400, तो एन बराबर होगा 6400 बट्टा में 1600 यानी 4, तो एन का मान निकल गया 4। अब देखिए एन बराबर क्या होता है, एन बराबर होता है एन 0 × 1/2 के पावर एन 0 × 1/2 के पावर 4, ये हो जाएगा एन 0 बट्टा में 16, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, यानी इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एक अमीटर में मुख्य धारा का 0.2% गैल्वेनोमीटर से होकर गुजरता है। यदि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कैपिटल G है तो अमीटर का प्रतिरोध होगा, तो अमीटर का प्रतिरोध क्या होगा, तो देखिए तो अमीटर का जो प्रतिरोध हो जाएगा आपको ये क्या हो जाएगा, तो अमीटर का प्रतिरोध हो जाएगा R नेट बराबर R नेट, देखिए R नेट बराबर होता है G × S बटा में G + S, ठीक है। G × S बटा में G + S होता है, ठीक। और S बराबर क्या होता है, S बराबर होता है G बटा में 499, S बराबर होता है G बटा में 499। तो यहाँ पे होगा, देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा G, यहाँ पे हो जाएगा G × G बटा में 499, ठीक है। नीचा में क्या होगा, तो G + G बटा में 499, ठीक। यानी ये हो जाएगा G बट्टा में कितना 500, G बट्टा में 500, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा के साथ अभिक्रिया करने पर सिरका एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी से गुजरने पर दूधिया हो जाता है। दूधियापन किसके कारण होता है, 124 के दूसरा ऑप्शन कैल्शियम कार्बोनेट। तो सिरका और बेकिंग सोडा जो है मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से मिलाया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, तो चूने के पानी को दूधिया बना देता है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 125, कहता है 125 है कि जब एक तांबे के बर्तन को लंबे समय तक नमी युक्त हवा के संपर्क में रखा जाता है तो यह एक नीरस हरा रंग प्राप्त कर लेता है। यह लैंप किसका मिश्रण है, तो लैंप जो है ये किसका मिश्रण है, तो 125 का 2 कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का। तांबे की धातु वायु के संपर्क में आने पर जंग के कारण हरे रंग हो जाती हैं। जब तांबे के बर्तन को बरसात के मौसम में हवा के संपर्क में लाया जाता है तो धातु गैसों के नमी और वायुमंडलीय गैसों के साथ प्रतिक्रिया करके कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण बनाती है। यह तांबे की धातु की सतह को हरा रंग देता है। 126
126 है विश्व की सबसे विशुद्ध घड़ी जो प्रति 300 मिलियन वर्षों में केवल 1 सेकंड पीछे हो जाती हैं, प्रयोग करती हैं। 126 के तीसरा तो संट्रोंसियम परमाणु, ठीक है, संट्रोंसियम परमाणु, ठीक है, तो याद रखना है, इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए इसके यहाँ वैज्ञानिकों ने कुछ हज़ार संट्रोंसियम परमाणुओं पर आधारित एक घड़ी का निर्माण किया है। यह एक ऐसी आणविक घड़ी है जो सबसे ज़्यादा सटीक समय बताती है। 127 कहता खाली स्थान को 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार किया जाता है। 127 का होगा तीसरा ऑप्शन, ठीक है, तो खनिज जो है जिप्सम को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। जब CaSO4 × 2H2O जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन के तापमान पर गर्म किया जाता है तो क्रिस्टलीकरण के अपने पानी का 3/4 भाग खो देता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है बनाता है। नेक्स्ट 4 तत्व PQRS की परमाणु संख्या क्रमशः इतना है, ये तो तत्वों में उपधातु हैं। 128 तत्वों में उपधातु हैं R, तो देखिए 4 तत्व P, Q, R और S के परमाणु क्रमांक 6, 8, 14, 16 हैं। तो इनमें मेटलॉइड के रूप में जाना जाने वाला तत्व R है जिसकी परमाणु संख्या 14 है, ठीक है, सिलिकॉन का। नेक्स्ट है कि एक अभिक्रिया के वेग के रूप में परिभाषित किया गया है। तो देखिए 129 का 4, 129 का हो जाएगा 4। तो देखिए अभिक्रिया दर वह गति है जिस पर एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जिसे प्रति यूनिट समय में उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि और प्रति यूनिट समय में एक प्रतिक्रियाशील की सांद्रता में कमी के अनुपात के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है। प्रतिक्रिया पर नाटकीय रूप से भिन्न हो सकती है। 130 कहता है कि गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में जो है लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर पदार्थ शोषित हो ताकि वह निर्तक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह पदार्थ कौन सी हैं जो भारत में पाया जाता है? तो 130 का देखिए, 130 का फर्स्ट ये होगा हाइड्राइड। तो हाइड्रोजन गैस बहुत कम ताप पर पैलेडियम हाइड्राइड द्वारा अवशोषित कर ली जाती है ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। नेक्स्ट फिर कहता है कि निम्नलिखित प्रकार के कांचों में कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? 131 का तीसरा क्रुक्स कांच, ठीक है, क्या होगा 131 का तीसरा? तो सोडियम तथा दूसरी दुर्लभ मृदा धातुओं को मिलाकर क्रुक्स कांच को निर्माण किया जाता है। क्रुक्स कांच में पराबैंगनी किरणों के अवशोषण की क्षमता होती है, ठीक है, क्योंकि पराबैंगनी किरणें हमारी आंखों को नुकसान नहीं पहुंचाती है, इसलिए धूप के चश्मे में क्रुक्स कांच का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पाद में किया जाता है? 132 का फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड। तो यूरिया जो है एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र NH2CONH2 होता है। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। यह एक रंगहीन गंधहीन ठोस पदार्थ है जो जल में अति विलेय है। बड़े पैमाने पर यूरिया का उत्पाद द्रव अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? तो दूसरा ऑप्शन, यानी सभी अधातुएं जो अतन्य होती हैं, ठीक है, सभी अधातुएं अतन्य होती हैं। नेक्स्ट 134 नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय रासायनिक परिवर्तनों को समाविष्ट करता है? दूसरा ऑप्शन, लोहे में जंग लगना, कागज़ का जलना, भोजन का पाचन। तो देखिए जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थों से मिलकर एक नया पदार्थ या जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित होकर उसका गुण और वैशिष्ट्य बदल जाता है तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण, लोहे पर जंग लगना, कागज़ का जलना, भोजन का पाचन और अगरबत्ती का जलना, दूध का फटना आदि। 135 कहता निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कथन धातुओं के लिए सही है? 135 का होगा 4, ठीक। तो देखिए धातु ऑक्साइड बनाने के लिए धातु ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है। धातु ऑक्साइड ज़्यादातर क्षारीय होते हैं। धनात्मक आयन बनाने के लिए धातुएं इलेक्ट्रॉनों को खो देती हैं।
धातुएं अच्छे अभिकारक हैं। अधिक प्रतिक्रियाशील धातुएं अपने लवण के घोल से कम प्रतिक्रियाशील धातुओं को विस्थापित कर सकती हैं। 136 में होगा कि आवर्त बीजी जिम्नोस्पर्म को आमतौर पर खाली स्तन प्रकार के बीजों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उनमें फूल नहीं लगते हैं और उनके बीज जो है अंडाशय में निहित होने के बजाय पौधों की प्रजनन संरचनाओं की सतह पर विकसित होते हैं। तो 136 का क्या होगा? 136 का होगा फर्स्ट, अनावृत जिम्नोस्पर्म को नग्न बीजों पौधों के रूप में भी जानते हैं, अर्थात इनका बीज अनावृत होता है। इसमें अंडाशय का पूर्णतः अभाव होता है। जिम्नोस्पर्म पौधे के लिए साइकस, ठीक है, पाइनस, फर्न आदि। 137 अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो तीसरा ऑप्शन, बीज वाहिका। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक बीज वाहिका द्वारा ले जाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट 138 निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? 138 का होता 2, किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की संरचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट 139 है कि कार्बनिक खाद हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि बिना कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के उपयोग किए उगाए जाते हैं। ठीक, तो कार्बनिक खाद हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वे कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के उपयोग के बिना उगाए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जल का रंग लाल हो जाता है। अतः इसे उत्पन्न पुष्प पुंज लाल ज्वार कहलाते हैं। 140 बिना कोशिका भीति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को निम्नलिखित में से किस समूह के अंतर्गत रखा जाता है? तो दूसरा, एनीमलिया। ठीक है, एनीमलिया। तो देखिए कि एनीमलिया जगत में बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जंतुओं को रखा जाता है। इन्हें प्रोमेटाजोआ भी कहा जाता है। हाइड्रा सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इस जगत में शामिल है। 1969 में R.H. व्हिटेकर ने जीवों को 5 जगत में विभाजित किया है। पहला, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, पादप जगत, कवक जगत, एनीमिलिया जगत। नेक्स्ट फिर है कि आंतों के रोगों के निदान में निम्नलिखित किरणों का उपयोग किया जाता है। 141 का फर्स्ट, एक्स किरण एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। यह चिकित्सा में आंतों के रोगों के निदान के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। 142 को यदि देखें, कहता नीचे दिए गए कथनों में से उन कथनों को चुनिए जो सतत विकास की अवधारणा का सही वर्णन करते हैं। 142 का हो जाएगा फर्स्ट, ए और डी, यानी पर्यावरण की न्यूनतम क्षति के साथ नियोजित विकास और विकास जो सभी हितधारकों को स्वीकार्य हो। ठीक है, तो सतत विकास प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को नुकसान पहुंचाए बिना मानव विकास को बनाए रखने की एक प्रक्रिया है। यह पर्यावरण को न्यूनतम नुकसान के साथ नियोजित विकास सुनिश्चित करता है। ठीक है, नेक्स्ट 143 निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र की परिभाषा है? फर्स्ट, पौधों, जानवर और रोगाणुओं के विभिन्न समुदाय अपने पर्यावरण के साथ मिलकर। तो देखिए, एक पारिस्थितिकी तंत्र एक भौगोलिक ज्योग्राफिक क्षेत्र है जहाँ पौधे, जानवर और अन्य जीव साथ ही साथ मौसम और परिदृश्य जीवन का एक रूप बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 144 उस घटना का चयन कीजिए जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। 144 का 3, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा शर्करा के रूप में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, यही देख लीजिए थोड़ा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे हवा और मिट्टी से कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेते हैं। पादप कोशिका के भीतर जल का जो विकास होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिसका अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन खो देता है। ठीक है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाता है। ठीक है, जिसका अर्थ है इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करता है। नेक्स्ट 145 है कि कौन सा कथन सत्य है? तो तीसरा ऑप्शन, जिस बच्चे को पिता से एक्स क्रोमोसोम
जो है विरासत में मिलते हैं वह लड़की होगी। तो देखिए एक जाइगोट युग्मनज जिसमें पिता से विरासत में मिला एक एक्स गुणसूत्र होता है, एक लड़की में विकसित होता है। सभी बच्चे चाहे लड़के हो या लड़कियां अपनी माँ एक्स गुणसूत्र विरासत में लेते हैं। इस प्रकार लिंग का निर्धारण इस बात से होता है कि उन्हें अपने पिता से क्या विरासत में कौन सा गुणसूत्र एक्स या वाई मिला है। नेक्स्ट 146 है कि खाद्य श्रृंखला में अजैव निम्नीकरणीय कीटनाशकों का प्रत्येक उच्च पोषी स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा के रूप में संचय के रूप में जाना जाता है। 146 का 3 जैव आवर्धन। तो खाद्य श्रृंखला में जैव निम्नीकरणीय कीटनाशकों का प्रत्येक उच्च पोषी स्तर पर बढ़ती मात्रा में संचयन जैव आवर्धन कहलाता है। नेक्स्ट 147 कहता निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया का उपयोग नहीं होता है। 147 का 3 डबल रोटी पकाने में बैक्टीरिया का उपयोग नहीं होता है। 148 है कि मछली मत्स्य में क्लोम का कार्य होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जल में उपस्थित विलेय घुलनशील ऑक्सीजन अवशोषित करना। तो क्लोम या गल्फराज जलीय जीवों जैसे मछली में पाया जाने वाला एक श्वसन अंग है। इसका उपयोग जो है कर जलचर पानी से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है त्याग करते हैं। गलफरे की सूक्ष्म संरचना बाहरी वातावरण के लिए एक बहुत बड़ा जल क्षेत्र प्रस्तुत करती है। 149 फिर है कि रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। 149 का 3 तो देखिए कोशिका या प्यूपा कुछ कायांतरण करने वाले जो है कुछ कीटों के जीवन चक्र की एक अवस्था का नाम है। यह कायांतर के दौरान होने वाली 4 अवस्थाओं में से एक अवस्था। इन कीटों के कायांतरण की 4 अवस्थाएं हैं भ्रूण, डिंब, प्यूपा तथा पूर्ण कीट या पूर्णक। नेक्स्ट देखिए कहता कि विटामिन एक्स की हीनता के कारण मुसूढ़ों से रुधिर बहने लगता है। यह विटामिन खनिज वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है तथा एक्स भोजन जेड में पाया जाता है। एक्स वाई जेड को पहचानिए। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। क्या होगा? तो तीसरा ऑप्शन यानी ये हो जाएगा कि एक्स विटामिन सी वाई विटामिन और जेड नींबू वंश के फल। तो विटामिन सी या स्कॉर्बिक अम्ल जो है मानव एवं विभिन्न अन्य पशु प्रजातियों के लिए अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व है। यह विटामिन जो है रूप में कार्य करता है। कई प्रकार की उपापचयी अभिक्रियाओं हेतु स्कॉर्बेट सभी पादपों व पशुओं में आवश्यक होता है। तो एक्स हो गया विटामिन वाई, आयरन, जेड नींबू वंश के फल। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, इसके अलावा यदि आप मैथ यदि आप मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, ठीक है, लैंग्वेज, ठीक है, क्वालिफाइंग पेपर, प्रैक्टिस सेट पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।